मनाए उत्सव। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तक ये दुनिया, अफसाना उनका बयां होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं सुषमा। आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के क्रांतिकारियों के योगदान के बारे में, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज़ादी के अमृत महोत्सव में। सर, आपसे सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के क्रांतिकारियों का क्या योगदान है? बिहार के अनेक क्रांतिकारी हुए जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई। मैं एक बात करना चाहूँगा श्यामाचरण भरतुआर की। गया के रहने वाले, यानी औरंगाबाद जो वर्तमान है, पुराना गया जिला, वहाँ के रहने वाले थे। काकोरी षड्यंत्र के बारे में हम सब लोग जानते हैं। उस समय काकोरी में जब ट्रेन को रोका गया तो चेन खींचने वाले श्यामाचरण भरतुआर ही थे। उसके बाद वहाँ पे जो मनी एक्शन सफल हो पाया था। उसी तरह बहुत कम लोगों को जानकारी है कि बिहार में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लोग आते थे। यहीं मलखाचक एक गांव है, छपरा जिला में पड़ता है, सारण जिले में। मलखाचक में गंगा की बालू की कछार पर ये सब लोग बंदूक चलाते थे, और वहाँ पर बैकुंठ शुक्ल थे, योगेंद्र शुक्ल, बैकुंठ शुक्ल और बाकी लोग उनसे सीखते थे। बिहार में रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना हुई थी, उसमें ये सारे लोग थे। और बिहार को, देश को आज़ाद करने में क्रांतिकारियों का कहना था कि हम सिर्फ अहिंसात्मक तरीके से देश को आज़ाद नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको सशस्त्र क्रांति करनी पड़ेगी। और उसके कई प्रमुख घटनाएं देश में हमें देखने को मिलती हैं। उसमें से एक प्रमुख घटना मैं आपके साथ वर्णन करना चाहूँगा कि भगत सिंह को जो फांसी की सज़ा हुई थी, वो उनके साथ ही काम करते थे फणींद्र घोष की बाद में वो सरकारी गवाह बन गए और भगत सिंह को फांसी हो गई। पूरे भारत में ये संदेश गया कि बिहार यह कलंक धोएगा या ढोएगा। यहाँ के क्रांतिकारियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ के लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं, इस बिहार इस कलंक को ढोएगा नहीं बल्कि धोएगा। मलखाचक में इसकी योजना बनी। अपने बैकुंठ शुक्ल, चंद्रमा सिंह के साथ उस काम को करने के लिए आगे बढ़े। उनको बंदूक दिया गया, बंदूक लेकर के वो चले, रिवॉल्वर लेकर के, और साइकिल से वो लोग पहुँचे बेतिया के मीना बाज़ार में। फणींद्र घोष को सरकारी एक बॉडीगार्ड मिला हुआ था और मीना बाज़ार में उनकी एक दुकान थी। वो सब लोग पहले रेकी करके चले आए थे। जब वहाँ पर शाम के समय वो लोग पता करके गए, क्योंकि पूछने पर शक हो जाता। जब वहाँ पर गए तो संयोग से गार्ड, उस समय उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो शौच के लिए बाहर गया हुआ था। दुर्भाग्य ये था कि उस समय उन्होंने जो बंदूक रिवॉल्वर चलाई वो मिसफायर हो गया, काम ही नहीं किया। उन्होंने भुजाली से हत्या कर दी फणींद्र घोष की। एक दूसरे आदमी आए उनको बचाने के लिए, उनके ऊपर भी वार किया और वहाँ से दोनों लोग भाग करके वो लोग वापस आए और जो बिहार के ऊपर कलंक था वो उन्होंने धो दिया। ऐसे अनेक घटनाएं हैं जिसको यहाँ के क्रांतिकारियों ने किया। मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा कि बिहार के क्रांतिकारी में ज़रूरत थी कि जो लोग आज़ादी कराना चाहते हैं, यानी कि
देश को सशस्त्र क्रांति कराना चाहते हैं उनको बंदूक खरीदना पड़ेगा, योजनाएं बनानी पड़ेगी, उसको कार्यान्वित करना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। और जब ये लोग गिरफ्तार होते थे तो उनको छुड़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो लगातार इस तरह के काम हुए थे। बिहार में भी कई जिसे मनी एक्शन कहें, सामान्य लोग अंग्रेजी से डकैतियाँ कहते थे, वो भी कई जगह हुआ। हाजीपुर में हुआ, ढिलवाहा में हुआ, चंपारण में हुआ, ऐसे कई जगह पर लगातार मनी एक्शन हुए और इन पैसों का उपयोग भारत के क्रांति को तेज करने में इन लोगों ने किया। सर, आप हमें स्वतंत्रता संग्राम के बिहार के क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में कुछ बताएं। कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में मैंने आपसे चर्चा की जी। उसके अलावा भी हम सबको मालूम है कि देश में सबसे कम उम्र में किसी को फांसी दी गई थी, वो खुदीराम बोस को दी गई थी। वो खुदीराम बोस की घटना भी हम सबको ध्यान में रहना चाहिए। एक अंग्रेज़ जज थे, वो बड़े कुख्यात थे, खास करके क्रांतिकारियों को सज़ा देने के लिए। कलकत्ता से उनका ट्रांसफ़र कर दिया। अंग्रेज़ों को लगा कि यहाँ पर, कलकत्ता एक बड़ा सेंटर था क्रांतिकारियों का, उन्हें लगा कि ये जीवित यहाँ नहीं बचेंगे, तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया मुजफ्फ़रपुर। मुजफ्फ़रपुर में अब उनको मारने की योजना बनी कि ऐसे कुख्यात व्यक्ति को जीवित रहने से हमारे आंदोलन की गति धीमी पड़ जाएगी, वहाँ उनकी योजना बनी। दो नाम की पर्ची निकली, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। वहाँ से वो लोग आए, उन लोगों ने भी रेकी किया। पता चला कि शाम के समय ये जज साहब जाते हैं अपने बग्घी पर बैठ कर के क्लब। वो लोग रात के समय से ही, माने वहाँ पर उस पेड़ के ऊपर छिप गए दोनों लोग, और जैसे ही शाम के समय बग्घी निकली, उन लोगों ने उस पर बम चला दिया। बम चलाने के बाद वो लोग वहाँ से भागे, और भागते हुए वो लोग समस्तीपुर, संभवतः बैना स्टेशन पे वो लोग आए, और वहाँ पर वो लोग पानी पी रहे थे। तो किसी ने चर्चा की कि देखो ना, क्रांतिकारियों ने बग्घी पर बम मारा है, और लेकिन उसमें महिलाएं थीं, वो यूरोपीय महिलाएं थीं, वो लोग बुरी तरह घायल हुई हैं। तो अब इनके मुंह से निकल गया, अचानक इन लोगों के मुंह से निकला कि अच्छा, जज बच गया। अब ये सुनते ही गुप्तचर वहाँ पे थे, पीछे पड़ गए। वहाँ से वापस भागे। प्रफुल्ल चंद्र चाकी एक ट्रेन में बैठ गए, और वो कोलकाता के वाले रास्ते ट्रेन जा रही थी। नंदलाल बनर्जी उस स्टेशन, उनके पीछे इंस्पेक्टर था सीआईडी का, उसने इन्फॉर्म कर दिया और उन्हें घेर लिया गया। अब देखिए, 20 साल पहले, यानी कि ये चंद्रशेखर आज़ाद ने घोषणा की थी कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ जीवित नहीं पकड़ा जाऊंगा। ये उसके 20 साल पहले प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने भी ये बात कही थी कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ जीवित नहीं बचूंगा। और मोकामा स्टेशन पर उनको घेर लिया गया, उस बोगी को काट दिया गया, और अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से घेर करके उनके ऊपर गोली बरसाई। अंतिम गोली जब बची इनके पास, ये लड़ते रहे, क्रांतिकारी थे और युवा थे, लगातार लड़ते रहे, लेकिन जब अंतिम गोली बची तो उन्होंने अपने ऊपर उससे आत्मोत्सर्ग कर लिया। अंग्रेज़ों ने उसी तरह इनके ऊपर भी लगातार गोली बरसाई, लेकिन नंदलाल बनर्जी को लगा कि नहीं, मुझे और पुरस्कृत होना है, तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी का गर्दन काट करके ले गए, वो दिखाने के लिए कि जिससे नाम से हम लोग डरते थे वो प्रफुल्ल चंद्र चाकी मारा गया। दुर्भाग्य हम लोगों का ये है कि आज भी मोकामा स्टेशन पर इस घटना के बारे में चर्चा नहीं है, और प्रफुल्ल चंद्र चाकी यहाँ शहीद हुए थे ये बताया नहीं जाता है। दूसरी ओर जो खुदीराम बोस थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया और मुजफ्फरपुर कारावास में उनको फांसी दे दी गई। तो ये एक प्रमुख घटना थी। मैंने 3-4 घटनाओं के बारे में आपको बताया। श्यामाचरण भरतुआर अंतिम समय तक इतने स्वाभिमान के धनी व्यक्ति कि उन्होंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, और उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मैं पेपर पढ़ते हुए गुजरूं। सरकार ने, इंदिरा गांधी ने उनको ये कहा था कि आपको स्वतंत्रता सेनानियों को जो पेंशन मिलता है उसे आप स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने सहर्ष ठुकरा दिया और कहा कि देश के लिए हम लोगों ने काम किया है, पैसे के लिए काम नहीं किया है। देश आज़ाद हो गया, अब ये देश और आगे बढ़े, ये सपना लेकर के वो इस दुनिया से 80 के दशक में विदा हुए। तो ये बहुत सारी घटनाएं थी। उसी प्रकार
क्या कहें, चंद्रमा सिंह के बारे में भी बहुत लोग जानते हैं। ऐसे कई लोग थे जो कि क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, और देश जो आज आज़ाद हुआ है, देश जो स्वतंत्र हुआ है, इनमें इनकी प्रमुख भूमिका रही है। बक्सर के युद्ध के बाद बिहार में क्रांति की मशाल हमेशा जलती रही। आप ऐसे कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में हमें बताएं। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। उसके पहले हम लोग मानते हैं कि पलासी के युद्ध के बाद इस देश में अंग्रेजों का शासन हुआ, लेकिन पलासी का युद्ध बंगाल में एक सीमित स्थान के लिए हुआ। बक्सर के युद्ध का महत्व कुछ ज़्यादा है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में भारत की 3 प्रमुख रियासतें युद्ध कर रही थीं। उसमें मुर्शिदाबाद के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी, शाह आलम की सेना थी, और एक तीसरी भी सेना थी। ऐसे 3 प्रमुख सेनाओं के साथ अंग्रेज युद्ध कर रहे थे। बक्सर के युद्ध के बाद जब उनकी जीत हो गई तो पूरे देश में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। अंग्रेजों ने उसके बाद, उसके 2 वर्ष बाद ये कहा कि अब टैक्स लेने का, ज़मीन के टैक्स लेने का काम अंग्रेजों का हुआ। अंग्रेजों के टैक्स लेने में और मुग़लों के टैक्स लेने में फ़र्क था। मुग़लों के समय जो टैक्स लिया जाता था, उस समय अगर कोई ज़मीन मालिक, किसान अगर टैक्स नहीं दे पाता था तो अगले साल के लिए उसे लिख लेते थे। लेकिन अंग्रेज़ क्या करते थे, उनकी ज़मीन ही नीलाम करा देते थे। अंग्रेज़ों की व्यवस्था के खिलाफ देश में सबसे पहले किसी ने ये झंडा उठाया, वो बिहार के ही थे, राजा फतेह बहादुर शाही। वो सिवान के रहने वाले थे, गोपालगंज, जिसे आप सारण जिला कह लीजिए, सारण के रहने वाले थे फतेह बहादुर शाही। और उन्होंने कहा कि हम अपने इलाके से एक भी पैसा टैक्स नहीं लेने देंगे, और वो लगातार अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते रहे। अंग्रेज़ों ने उनके साथ इतनी क्रूरता की, उनके मकान को उड़ा दिया, उनके बेटे को मार दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने समर्पण नहीं किया, और जो भी लोग आते थे छापामार युद्ध करते थे और अंग्रेज़ों की सेना को परास्त करके भगा देते थे। जब चारों तरफ से घिर गए तो भगजोगनी के जंगल में चले गए, यानी कि नेपाल और बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। वो भगजोगनी के जंगल में रह कर के युद्ध करते रहे। उनके साथ एक बहुत बड़ी शक्ति थी, वो थी सन्यासियों की। सन्यासी अपना घर परिवार छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। उनका भाव ही यही होता है कि देश में अलख हम जगाते रहें लोगों के बीच। तो वो काम कर रहे थे, उनका साथ इनको मिला और वो लगातार लड़ते रहे। जब राजा चेत सिंह, बनारस के राजा को भी जब सहायता की आवश्यकता हुई तो इन्होंने जाकर के मदद की। बाद में भगजोगनी के जंगल के बाद वो अचानक 1800 ईस्वी के बाद गायब हो गए। उसी तरह आप देखिएगा कि यहाँ पर एक प्रमुख लड़ाई लड़ी गई थी, बहुत कम लोगों को ज्ञात है, मैंने कई बार बताया भी है, कि हमारे यहाँ नमक बनाने का स्वदेशी उपाय होता था। एक जाति थी हमारे यहाँ, है ही अभी, वो नोनिया जाति थी, जो कि नमक का उत्पादन करती थी। नमक यानी कि हमारे जो गांव में मिट्टी के मकान होते थे वहाँ पर रेह होता था। रेह को ही मट्टी पानी में घोलते थे और 2 दिन के बाद उसको छान लेते थे, उसको बाष्पीकरण से उड़ा देते थे और जो बचता था वो नमक होता था। ये गांव-गांव में हमारे यहाँ नमक बनाने का तरीका था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इस तरीके को वो सबसे पहले हमारे विलेज इंडस्ट्री को समाप्त करते थे, माने करना उन्होंने शुरू किया। और हम लोगों को मालूम ही है कि उसी पानी से सीरा भी बनता था, जिससे सोरा बनता था, जिससे कि बारूद को साफ़ करने का काम आता था। कई फैक्ट्रियां पटना में थी, उसमें फ्रेंच की फैक्ट्री थी, डच लोगों की फैक्ट्री थी, अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी। इन लोगों से सबसे अंग्रेज़ों ने अधिकार ले लिया और कहा कि हम आपको सोरा का सप्लाई करेंगे। और बहुत सस्ते दाम में वो किसानों से सोरा खरीदते थे और बहुत महंगे दाम में देते थे। अगर सोरा नहीं मिल पाता था किसी कारण से तो उनके ऊपर अत्याचार भी होता था। हम सबको आश्चर्य होगा कि ऐसे लोगों ने भी क्रांति की, उनके खिलाफ हंगामा, उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। और बाद में तो अंग्रेज़ों ने उसमें बेगूसराय के निकट एक प्रमुख उनके नेता को उस खौलते कराह में जला करके, मैंने उबाल करके मार दिया। ऐसे करके उन लोगों के ऊपर दमन चक्र चला। जहाँ भी आप देखें किसानों के खिलाफ
लड़ाइयाँ लड़ी गई, किसानों ने लड़ाई लड़ी, मैंने कहा नुनिया लोगों ने लड़ी, सन्यासियों ने लड़ी, युवा नवयुवक तो लड़ते ही थे। ऐसे लगातार आप देखिएगा कि 1764 से लेकर के 1947 तक ये लगातार कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं आपको घटते हुए मिलेगी। आप उसमें तो बिहार संयुक्त ही था। सबसे पहले तिलका माझी, वहाँ वनवासी लोग युद्ध कर रहे थे, तिलका माझी युद्ध कर रहे थे। अंग्रेज़ों के का एक षड्यंत्र यह भी था क्या कि यहाँ के लोगों को धर्मांतरित किया जाए। उसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया, बिरसा मुंडा को भी उनकी भी उन्होंने हत्या की। वहाँ पर कैमूर में कि बनवासी भी सब संघर्ष कर रहे थे। ऐसे पूरे बिहार में आप देखिएगा कि कहीं कहीं क्रांति की लगातार मशाल जलती रही, और जब एक आदमी गिर जाता था, ये प्रतीकात्मक है हमारा शहीद स्मारक सतमूर्ति जो है कि एक आदमी गिरता है तो दूसरा आदमी झंडा उठाता है। यहाँ आप देखिएगा 1764 से 1947 तक क्रांति की मशाल कभी बुझी नहीं, व्यक्ति बदलता गया, व्यक्ति की हत्या हुई, लेकिन हमारे सपनों की हत्या अंग्रेज नहीं कर सके। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसी क्रांतिकारी महिलाओं के बारे में आप हमें कुछ बताएं। जी बिल्कुल, बिहार की क्रांतिकारी महिलाओं का, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का काफ़ी योगदान रहा है। यहाँ पर 1942 के कुछ घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूँगा। मलखाचक में ही दो बहनें थीं, शारदा देवी और सरस्वती देवी। जिस मलखाचक के मैं गांधी चबूतरे की बात कर रहा हूँ, वहाँ राम विनोद सिंह वहाँ पे गांधी आश्रम चलाते थे। कवर करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए वो वहाँ पर सूत का उत्पादन होता था, लेकिन वास्तव में वहाँ उसके पीछे क्रांतिकारी घटनाएं घटती थीं, और बिहार की सभी प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं का संचालन वहाँ से होता था। वहाँ पर राम विनोद सिंह के मकान को अंग्रेज़ों ने डायनामाइट से उड़ा दिया, फिर और उनको गिरफ्तार करके वो लेकर के चले गए। जब वो गिरफ्तार करके जा रहे थे, उनकी जब गिरफ्तारी हो गई तो उनको छोड़ने उनके परिजन गए थे, तो बेटियां रोने लगीं। शारदा देवी और सरस्वती देवी दोनों अल्पवयस्क थी, 16 साल से कम की थी। तो बड़े भावुक होकर के राम विनोद सिंह जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे आँखों में ये कायरता के आंसू नहीं देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे आँखों में शोले देखना चाहता हूँ अंग्रेज़ों के विरुद्ध। उसके बाद उन दोनों बहनों ने संकल्प लिया, और 1942 के आंदोलन में वो चूड़ी लेकर के निकलती थी और कहती थी कि या तो पुरुषों से कहती थी, या तो आप चूड़ी पहन करके घर में रहिए, नहीं तो हमारे साथ चलिए, दिगवारा थाने पर हम लोग झंडा फहराएंगे। और दिगवारे थाने पर उन्होंने झंडा फहराया। टेन ब्रुक अपने कनाडाई फोर्स के साथ उनके गांव में आया, किसी तरह हिम्मत करके वो अंदर गया, और अंदर जाने के बाद जब इन लोगों को पता चल गया तो वो लोग रातों रात भाग गए, और वहाँ से वो लोग मसरक से आगे पानापुर तक वो भींगे कपड़ों में ही भागती रही, और किसी तरह बाद में जाकर के उनकी भी गिरफ्तारी हुई। एक और मैं नाम लेना चाहूँगा तारा रानी श्रीवास्तव का, बहुत कम लोग जानते हैं। फुलेना बाबू एक बहुत संपन्न परिवार के व्यक्ति थे, उनकी पत्नी थी तारा रानी श्रीवास्तव। तारा रानी श्रीवास्तव के पिताजी अंग्रेज़ों की क्रूरता के कारण शहीद हो चुके थे, और तारा रानी श्रीवास्तव की माँ उनकी क्रांति की प्रेरणा थी। तारा रानी की सास ने भी, जब ये दोनों आशीर्वाद लेने गए थे पति पत्नी अपने मतलब फुलेना बाबू अपनी माँ से पत्नी के साथ गए थे आशीर्वाद लेने, तो उनकी माँ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि बच्चे तो कुत्ते बिल्ली भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन तुम लोग संकल्प लो कि हम आज़ाद भारत में अपने बच्चे को जन्म देंगे। उसके बाद इन लोगों ने घूम घूम करके लोगों के बीच स्वतंत्रता की अलख जगानी शुरू की। अंग्रेज़ों ने थाने पर जा कर के ये लोग जा रहे थे झंडा फहराने। उस समय इनके ऊपर पुलिस ने पहले रुकने की चेतावनी दी, फिर बाद में उन पर लाठीचार्ज हुआ। फिर भी ये जब कारवां रुका नहीं तो भाला मारा गया फुलेना बाबू पर। फुलेना बाबू तब भी नहीं रुके। बाद में अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर गोलियां बरसाई और फुलेना बाबू शहीद हो गए। तारा रानी श्रीवास्तव के ऊपर भी लाठियों से बुरी तरह हमला किया गया था। तारा रानी की सास भी उसमें बुरी तरह घायल हुई। और उस रात जब फुलेना बाबू की मृत्यु शरीर पड़ी थी तो तारा रानी ने कहा कि मेरा आज सुहाग रात है, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। और उस अंधेरे कमरे में अपना
बाल खोल करके उन्होंने पति को अपने गोद में लिया और पूरी रात वो रही। सुबह में उनका दाह संस्कार हुआ और बाद में उनको जेल भेजा गया। ऐसे कई, स्वर्णलता जी थी, छपरा में उन्होंने अपना केंद्र बनाया था। और ऐसे आप देखेंगे कि बिहार के, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की महिलाएं जितना जेलों में गईं, दूसरे किसी प्रांत की महिला उतना जेल में नहीं गई। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बिहार के अन्य भागों पर भी पड़ा। आप इसके बारे में सर हमें कुछ बताएं। स्वदेशी आंदोलन जो था वो था क्या कि विदेशी वस्त्रों का हम बहिष्कार करेंगे, विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे और हम अपने देश के का ही उत्पादन हम बढ़ाएंगे। महात्मा गांधी इस क्रम में घूमे। मैं जिसकी चर्चा कर रहा था मलखाचक की, मलखाचक में गांधी कुटीर ने लगातार 6 वर्षों तक भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया सूती वस्त्र के उत्पादन में। वहाँ उस इलाके में लगभग 3000 के आसपास लोग उससे जुड़े हुए थे। और बिहार में जहाँ जहाँ ये स्वदेशी गांधी कुटीर जैसा कुछ खुला, जहाँ वस्त्रों का उत्पादन हो, गांधी आश्रम खुला, वो लोग ट्रेनिंग लेने भी यहाँ आते थे। एक और प्रमुख जो जगह था वो था दरभंगा का मगन आश्रम। मगन गांधी इनके पौत्र थे, वो यहाँ पर आए थे बिहार में कि हम बिहार के स्वदेशी आंदोलन को देखना चाहते हैं। यहाँ आए लेकिन दुर्भाग्य से एक रोग के शिकार हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी स्मृति में दरभंगा में मगन आश्रम खोला गया। मगन आश्रम में सारी गतिविधियाँ चलती थीं। तेल का उत्पादन होता था, सूत काटे जाते थे, स्वदेशी ढंग से कैसे खेती की जाती है इसके बारे में बताया जाता था, और भी जितने प्रयोग हो सकते हैं ग्राम स्वराज के, ग्राम को स्वावलंबी बनाने के लिए, वो सारे कुछ वहाँ पर चलते थे। तो आप देखेंगे कि बिहार में आज भी सूती वस्त्र का उत्पादन खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से लगातार हो रहा है। महात्मा गांधी 3 बार मलखाचक गए थे। पहली बार जब वो गए तो उनको फूल की माला पहनाई गई, तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि मुझे फूल की माला नहीं, मुझे सूत की माला चाहिए। अगले बार आए तो उन्हें सूत का माला पहनाया गया। और 35 में संभवतः आखिरी बार वो मलखाचक गए थे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप चाहें तो हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। यदि आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी पूरी टीम को। नमस्कार। आजादी के वर्षगांठ पर, आजादी के वर्षगांठ पर चलो मनाए उत्सव। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव।